नमस्कार, ईपे लर्निंग ऐप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश भाटी और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थापत्य कला। पिछली वीडियो में आमेर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां आपको उपलब्ध करवा दी थी। आज आपके सामने मैं दुर्ग लेके आया हूं, जैसलमेर का किला। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये जो पीले पत्थरों से बना हुआ दुर्ग है और नाम है इसका कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग अपने इन्हीं पीले पत्थरों के कारण एक विशेष चमक अपने अंदर समाये हुए हैं, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश में यह सोने के समान प्रतीत होता है। इसलिए इसके कुछ अन्य नाम भी हैं और वो अन्य नाम है इसके दोस्तों सोनारगढ़। क्या नाम है? सोनारगढ़, सोनार किला, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का गुलाब। गलियों का दुर्ग भी कहते हैं, गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। और राजस्थान का अंडमान भी कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? अंडमान भी इस दुर्ग को कहा जाता है। रेगिस्तान में बना है इसलिए रेगिस्तान का गुलाब है। गलियां बहुत सारी है क्योंकि एक रिहायशी दुर्ग है ये, तो गलियों का दुर्ग भी है। राजस्थान का अंडमान कहते हैं। इसी के अंदर जेल के अंदर सागरमल गोपा को जिंदा जलाया गया था, इसलिए अंडमान निकोबार जैसी सजा देने के कारण इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? अंडमान कहते हैं। निर्माण की बात करेंगे। निर्माण 11 पंजु कितना होता है? 55। 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण कार्य करवाया गया। बात करेंगे पुनर्निर्माण की। ये आधुनिक निर्माण महाराजा वेरी शाल जी ने दिया। महाराजा वेरी शाल जी ने भी इसका क्या करवाया है? निर्माण कार्य करवाया है। ये बातें आपके समझ में आ गई। अब उन विशेषताओं के बारे में बात करेंगे जो राजस्थान के अन्य दुर्गों से इस दुर्ग को अलग रखती है। और वो ये विशेषता है कि एक तो चूने का प्रयोग नहीं है इस दुर्ग में, चूने का प्रयोग नहीं हुआ। राजस्थान का इकलौता दुर्ग है ये जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप ये पूछोगे गुरुजी बताओ, चूने का प्रयोग नहीं हुआ है तो निर्माण कैसे हुआ है? तो साथियों, पत्थरों की बड़ी बड़ी शिलाओं को तराश कर काट कर फिर एक के ऊपर एक सेट करके फिर इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। अब दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में ये आएगा कि अगर चूने का प्रयोग नहीं हुआ है तो दीवारें तो पत्थरों से बन सकती है, लेकिन इतने बड़े दुर्ग की अगर छतें बनानी हो तो वहां तो चूना जरूर काम में लिया होगा इन्होंने। वहां भी नहीं लिया है दोस्तों, क्योंकि इसकी छत लकड़ी की बनी है। छत किससे निर्मित है? इसकी लकड़ी से निर्मित है और चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। पीले पत्थरों से बना हुआ ये दुर्ग जैसे ही सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती है तो गोल्डन कलर की एक लाइटिंग देता है ये दुर्ग अपने को, और सोने जैसा प्रतीत होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? स्वर्णगिरी। लेकिन कंफ्यूज करने वाली एक बात आपके सामने मैं रख देता हूं। अगर आपसे कहे कि बेटा बता स्वर्णगिरी कहाँ है, तो आंखें बंद करके जालोर कर देना।
क्या कर देना, जालोर, क्योंकि जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी कहलाता है, जैसलमेर स्वर्णगिरी कहलाता है। सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर रंग और स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड। क्या होता है, गोल्ड होता है। अंतर समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें कौन सी पहाड़ी पे बना है उसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं थोड़ा सा अपने। तो देखो, जिस पहाड़ी पे बना है वो त्रिकोणी है पहाड़ी, तो वैसे तो उसको त्रिकूट पहाड़ी भी कह देंगे क्योंकि आकृति 3 कुंटी है उसकी, लेकिन वैसे ये त्रिकूट या वास्तव में उस पहाड़ी का नाम है गोरहरा। त्रिकूट या गोरहरा पहाड़ी पर बना है। त्रिकूट या गोरहरा पहाड़ी पे बना है कौन सा दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग। अन्य विशेषताएं देखो, इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, और बख्तर कीजे लोहे का, ते पहुंचे जैसाण। इसका मतलब है साथियों, यहां पहुंचने के लिए आपके पास में कैसी टांगे होनी चाहिए, पत्थर की टांगे। यहां आपको पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती है, पत्थर की टांगे ही पहुंचा सकती है। ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा आपको। चित्तौड़गढ़ में मैंने आपको बताया इतनी उबड़ खाबड़ पहाड़ियों पे बना हुआ है चित्तौड़गढ़ कि वहां आपको लोहे की टांगे पहुंचा सकती है। कैसी टांगे, लोहे की। तो चित्तौड़गढ़ जाने के लिए टांग कैसी होनी चाहिए, लोहे की। और जैसलमेर जाने के लिए टांग कैसी होनी चाहिए, पत्थर की। कैसी होनी चाहिए, पत्थर की। बोलो, आई समझ में बात? टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आसान है बहुत। थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना कोई दिक्कत? ठीक है, लिखो। कर लिया नोट? ठीक है। अब इसके बाद में देखो अन्य विशेषताएं, बहुत सारी बातें इसमें बाकी बचती हैं। चित्तौड़गढ़ के बारे में हमने कहा था कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, तो यह राजस्थान का दूसरा बड़ा क्या है, लिविंग फोर्ट है। क्या होता है लिविंग फोर्ट? मैंने बताया था ना आपको, रिहायशी दुर्ग जिसके अंदर प्रजा निवास कर सकती हो, तो वो रिहायशी दुर्ग होता है। यहां तक की बातें हो गई। सर्वाधिक 99 बुर्ज हैं। सर्वाधिक कितने बुर्ज बने हुए हैं इसमें? 99 बुर्ज बने हुए हैं। बुर्ज ये चीजें होती है, ये जैसे एक दिख रहा है ना आपको, ये इस प्रकार से, ऐसे 99 बुर्ज बने हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज इसी दुर्ग में बने हुए हैं। अब इसके बाद की बातें देखो। 2009 में भूकंप से इसमें दरारें पड़ी और उसके बाद में इसका पुनः निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया था एक संस्था है, किरधर स्मारक कोष तथा लंदन की जियोपार्डी कंपनी, दोनों संस्थाओं ने करवाया पुनः निर्माण। अब देखो, इसके चारों ओर की जो दीवार है, इसका जो परकोटा है, चारों ओर की दीवार परकोटा होती है, उसको कहते हैं कमरकोट या कहते हैं पाडा। चारों ओर की दीवार को क्या कहते हैं दोस्तों? कमरकोट या पाडा कहते हैं। कमरकोट या क्या कहेंगे? पाडा कहेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? ठीक है।
चलो फटाफट इतनी सारी चीजें आप नोट कर लो, ठीक है, करो फटाफट नोट। बनाओ बनाओ बनाओ, लिखो इसे। बढ़िया बढ़िया जानकारी है इस दुर्ग में बहुत सारी। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अन्य जो महत्वपूर्ण बातें, यह दुर्ग अपने 2.5 साकों के लिए फेमस है। कितने साके यहां पे हुए? 2.5 साके यहां पे हुए थे। प्रथम साका यहां पे हुआ 1313 में। द्वितीय साका, दूसरा जो साका यहां पे है वो 1357 के आसपास बताया जाता है। और तीसरा या अर्ध साका 1550 ईस्वी में बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितने साके हुए हैं? 2.5 साके हुए हैं। कितने? 2.5। यहाँ पे सामान्यतः बात है, साकों का ही प्रश्न आएगा कि, और वैसे राजवंश पढ़ेंगे जैसे इतिहास में तो पूरी कहानियां इनकी आएगी, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अर्ध साका मैं आपको यहाँ पे जरूर बता देता हूं क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसमें ये हुआ कि एक आदमी था ऐसे अमीर अली, और जैसलमेर का राजा था राव लूणकरण भाटी। अमीर अली गांधार का था और अमीर अली को शरण दी थी लूणकरण भाटी ने पहले, लेकिन बाद में अमीर अली के मन में थोड़ा पाप आ गया, थोड़ी कूटनीति आ गई। इसने सोचा कि लूणकरण भाटी से मैं जैसलमेर ही छीन लूं। तो इसने अपने कुछ सैनिकों को पालकी में बिठा लिया स्त्रियों के वेश में और कहा कि महाराज हमारी रानियां जो है बेग में जो है आपकी रानियों से भेंट करना चाहती है, मिलना चाहती है। तो लूणकरण भाटी ने परमिशन दे दी, लेकिन जैसे जैसलमेर के मेन गेट पे ये पालकी पहुंची तो थोड़ा शक हुआ तो शक होते ही भेद खुल गया और ये सैनिक जो स्त्रियों के वेश में थे बाहर आए। अचानक हमला हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। हालांकि जैसलमेर की सेना जीत गई, अमीर अली को हरा दिया, लेकिन इसी घटना में इस व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब सीधी सी बात है कि एक ही आदमी की मृत्यु हुई है, बाकी लोग तो सारे हैं ना। उस कंडीशन में जोहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जोहर हमेशा ही जोहर और केसरिया पराजय की स्थिति में ही किया जाता है। यहाँ तो जीत हुई है तो यहाँ जोहर की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे केसरिया तो माना गया है, जोहर नहीं हुआ, इसलिए आधा साका माना गया है। क्या माना गया है? आधा साका। हो गई चीजें, ठीक है, करो नोट इसको। मिटा दें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप,
दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? यहां पे सबसे पहले तो है सर्वोत्तम विलास महल। बादल विलास महल। महलों की डिटेल महलों में करवाऊंगा, यहाँ तो थोड़ा सा क्या है कि ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ आ जाए, थोड़ी महलों में आ जाए, तो 2 बार रिपीट होने के बाद में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। कहते हैं कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र से बनाया हुआ एक कुआं है यहाँ पे, जयसलू कुआं। कौन सा है? जयसलू। भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है। आईनाथ जी का मंदिर भी है। आईनाथ जी माता है या स्वांग्या माता कह सकते हैं, स्वांग्या माता भी नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये सारे मुख्य दर्शनीय स्थल हमें कौन से दुर्ग में देखने को मिलेंगे? जैसलमेर में। कौन से में मिलेंगे? जैसलमेर में मिल जाएंगे। आगे ना समझ में बातें? कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, नोट करो इनको फटाफट। और एक यहाँ पे सत्यजीत रे नाम का आदमी है, उसने फिल्म बनाई है इस किले के ऊपर, सोनार किला नामक। क्या बनाई? फिल्म बनाई। सोनार किला नाम की क्या बनाई है? फिल्म बनाई है। कर लो नोट फटाफट। हो गया? ठीक है। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रेत के सागर में कोई जहाज लंगर डाले खड़ा हो। और इसी दुर्ग में जब 2.5 साके हुए हैं, जो उनके बारे में मैंने बातें बताई है, कुछ महिलाएं यहाँ पे सती भी हुई है। तो वो जो सती महिलाएं हैं, उनके पैरों के निशान भी बना के रखे गए हैं। ठीक है, दीवारों पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सतियों के पगोथिये भी स्थित हैं। सतियों की क्या स्थित है यहाँ पे? पगोथिये, मतलब पैरों के निशान या पद चिन्ह कह देते हैं उनको। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण बातें और नोट कर लो आप। हो गई चीजें? ठीक है। इससे ज्यादा एग्जाम वाला इस सोनारगढ़ किले में आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ये हो गया अपने। ठीक है, ये था जैसलमेर का किला। कौन सा किला? जैसलमेर का किला। और कोई विशेषताएं इसमें है नहीं, बाकी साका करा दिया। अन्य नाम उपनाम वगैरह दर्शनीय स्थल इसके हो गए। बुर्जों की बात मैंने आपको कंप्लीट करवाई दी है। ठीक है, हाँ, ये है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है ये? कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, ये तो साइड में से लिया गया चित्र है। वैसे अगर पूरा अपने इसको स्टार्टिंग से देखें ऊपर की ओर, तो ये काफी ऊंचा और काफी विशालकाय दुर्ग है। ये क्यों बनाया गया है? तो 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। 2-3 एक विशेषता इसकी जो है,
पहली विशेषता तो ये है कि मेवाड़ के राजाओं पे जब भी कोई संकट आता था तो वो यहाँ रुकते थे। तो मेवाड़ की शरण स्थली कहते हैं इसको, और मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी भी कहेंगे। मेवाड़ की आपातकालीन इसको क्या बोलेंगे? राजधानी भी कहेंगे। आपातकालीन क्या बोल देंगे? राजधानी कह देंगे। ठीक है। उपनामों की अगर बात करें तो कमल मीर भी नाम मिलता है, महेंद्र गिरी भी नाम मिलता है, मच्छिंद्र गिरी भी नाम मिलता है, और माहौर दुर्ग भी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है इसका? माहौर दुर्ग भी नाम मिलता है। ये बहुत सारे इसके क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे। या इस दुर्ग को अपने आत्मनिर्भर दुर्ग भी कह देंगे। क्या कह देंगे इसको? आत्मनिर्भर दुर्ग। क्यों कह देंगे? क्योंकि इसके अंदर भी सीमित लोगों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था रहती है और अनाज वगैरह अंदर ही बोया जाता है, फसलें भी बोई जाती है अंदर सीमित लोगों के लिए। चित्तौड़गढ़ की तरह नहीं है। चित्तौड़गढ़ तो पूरे में अंदर खेती हो सकती है, लेकिन यहाँ केवल जब तक आपातकालीन हमने यहाँ पे शरण ले रखी है तब तक अपने को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही अनाज वगैरह बो सकते हैं। इसलिए ये आत्मनिर्भर दुर्ग है। कैसा दुर्ग है ये? आत्मनिर्भर। ठीक है। ये दो चार चीजें करो नोट आप। बना लो इसको। बना लिया? ठीक है। अब देखो इसके बाद में अब देखो निर्माता की अगर बात करेंगे तो निर्माता है इसका महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। 1448 में स्टार्ट हुआ है ये लगभग, और 1458 ईस्वी में ये कंप्लीट हो गया। 1448 से लेकर 1458 में ये क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में देखो इसका जो परकोटा है 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है इसका, मतलब चारों ओर की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। और इसी दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मतलब भारत की महान दीवार या भारत की महान प्राचीर कहा जाता है। जैसे चाइना की दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं, वैसे ही ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग की इस दीवार को। ये जो कुंभलगढ़ है, पहली बात तो ये कहाँ पे है? तो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे दोस्तों कि है कहाँ पे, तो जिला है राजसमंद। यहाँ शायद सही नहीं दिखेगा ना आपको, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं अपने राजसमंद जिला। ठीक है। और जरगा पहाड़ी
राजसमंद जिले में जरगा पहाड़ी की ढाल पे है। हालांकि जरगा पहाड़ी उदयपुर में है ज्यादातर तो भाग उसका, लेकिन राजसमंद जिले में थोड़ी सी ढलान है जरगा पहाड़ी की, जहां पे आपका कुंभलगढ़ स्थित है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया वाली बात आपके समझ में आ गई। राजसमंद जिले में किस प्रकार से स्थिति है वो समझ में आ गई। हो गई इतनी सारी चीजें क्लियर। अब इसके बाद में देखो आप और कौन कौन सी बातें हैं। इसे एट्रुस्कॉन दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रुस्कॉन दुर्ग भी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ को। एट्रुस्कॉन भी एक विश्व प्रसिद्ध एक दुर्ग है, उसी दुर्ग से तुलना करते हैं किसकी? इसी कुंभलगढ़ की। तो इसे भी एट्रुस्कॉन दुर्ग भी कहा जाता है। यहां तक की चीजें समझ में आ गई। इसके बाद में देखो आगे हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर एक महल है जिसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है मित्रों? कटारगढ़ नाम है उसका। ये जो कटारगढ़ है ना, इसकी चढ़ाई तलवार की तरह है, कटार की तरह है, और यहां से पूरे मेवाड़ में निगरानी रखी जा सकती है। इसीलिए महाराणा कुंभा भी यहीं रहता था। तो ये कुंभा का निवास स्थान भी है। निगरानी रखी जा सकती थी, तो कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। मेवाड़ की आंख कहते हैं। अगर ऑप्शन में कटारगढ़ ना हो और पूछ ले कि मेवाड़ की आंख किसको कहते हैं, तो आपको कुंभलगढ़ मिलेगा, तो वहां आप कुंभलगढ़ भी कर दोगे तो भी आपको इसका नंबर मिलेगा, नो डाउट। ठीक है। इसके बाद में देखो, जेठ शुक्ल तीज 9 मई 1540 को पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई की कोख से सुबह 7:50 पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल के जनाना भवन में या जूनी कचहरी में। तो कुंभलगढ़ के अंदर है कटारगढ़, कटारगढ़ में है बादल महल। कौन सा महल? बादल महल की जूनी कचहरी में। जूनी कचहरी में बादल महल की कौन सी कचहरी में? जूनी कचहरी में 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म हुआ। किसका जन्म हो गया? यहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। आगे समझ में बातें। कटारगढ़ में ये घटना हुई। महाराणा कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने यहीं पे की थी। कुंभा रहता भी यहीं पे था और कुंभा की हत्या भी उसके बेटे उदा ने की थी। और याद रखना, आप इतिहास में पढ़ोगे कि जो पिता की हत्या करता है वो पितृहंता कहलाता है। उदा ने अपने बाप महाराणा कुंभा को मारा था यहीं पे। तो आप सोचोगे कि कितना बड़ा पाप किया था उदा ने, क्योंकि कुंभा तो एक वीर प्रतापी राजा था, एक अच्छा राजा था। तो बाद में उदा के साथ में क्या हुआ वो भी सुनो। उदा की बिजली गिरने से मौत हुई थी। कैसे मौत हुई थी? बिजली गिरने से। तो ये सारी चीजें होगी कंप्लीट। इसी कटारगढ़ की ऊंचाई को देख के अबुल फजल ने एक बात कही है कि इतनी बुलंदी पे बना है, इतनी बुलंदी पे बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये गिर गई इसकी पगड़ी। ये कहते हैं कि इतनी बुलंदी पे बना है कि अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो गर्दन इस प्रकार से ऊंची उठानी पड़ेगी कि सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये बात, ये कथन किसका है? अबुल फजल का। किसका? अबुल फजल का। आगे समझ में बात क्या? मोटी मोटी
ठीक है, एक लाइन और लिख देता हूं यहां पे मैं, अबुल फजल ने क्या कहा। रट्टा मार लो इन चीजों का। अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल क्या कहता है, आप ध्यान में रखो। अबुल फजल ने कहा, एक मिनट, कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। नीचे से ऊपर देखने पर सिर की क्या गिर जाती है, पगड़ी गिर जाती है। यह कथन कटारगढ़ के बारे में किस व्यक्ति का है, अबुल फजल का। ठीक है, नोट करो इसको। कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इस दुर्ग में कौन कौन से मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थलों की अपनी बात करेंगे भी, कौन कौन सी चीजें यहां पे देखने लायक हैं। तो ध्यान में रखना, यहां पे पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज चौहान नहीं है ये, पृथ्वीराज सिसोदिया, या जिसको कहते हैं उड़ना राजकुमार की छतरी बनी है। और ये जो उड़ना राजकुमार की छतरी है, उसका शिल्पी कौन है, घशन पन्ना है, घशन पन्ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि उड़ना राजकुमार की छतरी का शिल्पी कौन रहेगा, तो किसको बताना है, घशन पन्ना को बताना है। पृथ्वीराज नाम के 4 व्यक्ति इतिहास में हुए हैं। पृथ्वीराज कछवाहा जयपुर का राजा था, खानवा युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में आप जानते हो, मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध लड़ा, तराइन का युद्ध। इसके बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम आता है, और एक है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर का राजकुमार था, अकबर के साथ मिल गया और एक अच्छा विद्वान भी था। गागरोन का राजा बना बाद में पृथ्वीराज राठौड़, और जिसने महाराणा प्रताप के बारे में रचनाएं लिखी, वेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, और उसमें पाथल और पिथल शब्दों का प्रयोग किया। ये 4 पृथ्वीराज आप ध्यान में रखना। अब इसके बाद में देखो, प्रवेश द्वार की बात करेंगे। नींबू पोल, हनुमान पोल, पाखड़ा पोल, ये मुख्य क्या है, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार है। ठीक है, आगे समझ में बातें, ठीक है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक तो कटारगढ़ नाम की जगह है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये पृथ्वीराज सिसोदिया वाली बात है। इसके बाद में देखो, पृथ्वीराज सिसोदिया का बाल्यकाल इसी दुर्ग में बीता था। 1 नंबर फैक्ट ये। 2 नंबर बात, बनवीर वाली कहानी सुनी होगी, पन्ना धाय वाली कहानी सुनी होगी, पन्ना धाय का बलिदान सुना होगा। तो ध्यान में रखना, महाराणा उदय सिंह को बनवीर से बचाकर पन्ना धाय इसी दुर्ग में लाई, इसी दुर्ग में लाई थी। आगे समझ में बातें,
ये अपना बढ़िया पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ में अपना कुंभलगढ़ दुर्ग क्या हुआ दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, करो नोट इसको, शाबाश, कुंभलगढ़ आपके सामने है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है जूनागढ़। कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ का किला। मैं पूरी स्क्रीन पे ले आता हूं आपको, ठीक है। आधा अधूरा सा डायग्राम है, बाहर वाले परकोटे का डायग्राम नहीं है। ये इतनी चीजें मेरे को ज्यादा सुंदर लगी जूनागढ़ में, इसलिए मैंने पीपीटी में या इसमें उन्हीं चीजों का चित्र डलवाया यहाँ पे, ठीक है। जूनागढ़, कौन सा गढ़? जूनागढ़ है ये। थोड़ा सा साइड में ले आते हैं इसको। अब देखो जूनागढ़ की बात करते हैं। कहाँ है? बीकानेर में है। कहाँ है जूनागढ़ का किला? बीकानेर में है। और यह जो जूनागढ़ का किला है, इसकी नींव रखी राव बिक्का ने। राव बिक्का ने इस दुर्ग की क्या रखी थी? नींव रखी थी। कहां बना है? राती घाटी का टिल्ला नाम की जगह पे। राती घाटी का टिल्ला नामक स्थान पर बना है। और इसीलिए इस दुर्ग को उपनामों की अगर बात करें तो राती घाटी का किला भी कहते हैं। स्थल दुर्ग है, जमीन पे बना है, इसीलिए जमीन का जेवर भी कहते हैं इसको। जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन का जेवर। एक और महत्वपूर्ण खास बात इस दुर्ग की दोस्तों कौन सी रहेगी? देखो, नींव इन्होंने रखी, लेकिन यह जो नींव है यह करणी माता के हाथ से रखी गई। नींव रखी गई इसकी, करणी माता के हाथों से इसकी नींव रखी गई। अगर बिक्का जी ने तो इसकी नींव रखी है, वास्तविक निर्माता तो है इसका कौन? राजा राय सिंह राठौड़। 1589 से लेकर 1594 तक 5 सालों के बीच में इसका निर्माण हुआ। बिक्का ने इसकी नींव रखी, तो इस दुर्ग को बिक्का जी की टेकरी भी कहते हैं। बिक्का ने नींव रखी है तो इसको क्या बोलेंगे? बिक्का जी की टेकरी भी कह देंगे। निर्माता इसका कौन है? राय सिंह। एक इसकी विशेषता है, इंडो सौर सैनिक शैली में बना है ये दुर्ग। इंडो सौर सैनिक शैली क्या होती है? हिंदू प्लस मुगल। हिंदू स्थापत्य कला और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण ही इंडो सौर सैनिक शैली है। ये इसकी विशेषताएं होगी। एक खास बात और है, स्थल दुर्ग भी है ये और पारिख दुर्ग भी है, जिसके चारों ओर क्या है? खाई है। स्थल दुर्ग भी है और कैसा दुर्ग है? पारिख दुर्ग भी है। आगे समझ में बात कीजिए नोट। हो गया। अब इसके बाद में देखो आप, इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली।
ठीक है, इंडोसोर्सेनिक शैली वगैरह सारी चीजें बताई है। एक महत्वपूर्ण बात कथन इस दुर्ग के बारे में और प्रचलित है कि सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, कान होते हैं, मगर जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती है। सुना है कि दीवारों के कान होते हैं मगर जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती है, ये कथन कहा गया। ऐसे कहावत बनी हुई है, वैसे दीवारें कभी नहीं बोलती, लेकिन कथन है। इसके बाद में एक बात और यहां पे, प्रथम जगह है राजस्थान की जहां लिफ्ट लगाई गई। राजस्थान में पहली जगह है जहां पे क्या लगाई गई है, लिफ्ट लगाई गई है, और वह जगह कौन सी है, जूनागढ़। कौन सी जगह रहेगी, जूनागढ़ नाम की जगह रहेगी। और यहां तक की चीजें आपको आ गई समझ में, ठीक है। अब इसके बाद में एक बात और ध्यान में रखना, जूनागढ़ में ये मुख्य मुख्य तथ्य हैं। दर्शनीय स्थल, रतन बिहारी मंदिर है यहां पे, कर्ण महल है, छत्र महल है, अनूप महल भी बना है यहाँ पे। क्या बना है, अनूप महल भी बना है। गंगा सिंह जी का दफ्तर भी बना है, चलो सामान्य सी बात है, ठीक है। इसके पास में सूरसागर जलाशय भी है। कौन सा जलाशय है, सूरसागर जलाशय भी स्थित है। इसके अलावा यहां पे नृत्यरत गणेश या हैरंब गणपति का मंदिर या प्रतिमा भी है। 33 करोड़ देवी देवता मंदिर भी है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी यहां पे है। नोट में एक बात ध्यान में रखना, अगर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ले तो बताओगे जोधपुर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ ले आपसे तो आपको कहां बतानी है, वो कहां बतानी है, जोधपुर में बतानी है। ये थोड़ी सी बात अलग बात है। इसको अलग कलर में नोट कर देंगे अपने, ठीक है। ठीक है, अलग कलर में ये अलग बातें रहेगी, ठीक है। यहां तक की जो बातें हैं उनको आप नोट कर लो एक बार, फिर अपने इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और पढ़ लेंगे। कर लिया नोट, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास में और है। मुख्य द्वार है एक, सूरज पोल। एक मुख्य प्रवेश द्वार है, कौन सा, सूरज पोल। और इसी के पास में जैमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां
यहाँ के राजा राय सिंह ने जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां यहाँ पे लगवाई है, फतेहपुर सीकरी से मंगवा के। इसी द्वार के पास में, इसी गेट के पास में राजा राय सिंह प्रशस्ति भी लिखी है, और ये प्रशस्ति मंत्री करमचंद्र द्वारा लगाई गई। प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों? एक ऐसा पत्थर जिसके ऊपर खुदाई करके किसी राजा की प्रशंसा में कोई लेख लिखा गया हो तो वो प्रशस्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रशस्ति। समझ में आ गई बातें? सीधा ही कोई लेख लिखा है तो अभिलेख होता है पत्थर पे उत्कीर्ण करके, लेकिन अगर वो प्रशंसा के रूप में है तो उसी पत्थर को, उसी लेख को क्या कहेंगे? प्रशस्ति कहेंगे। आगे समझ में बात? ठीक है, ये अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा? जूनागढ़ का किला। हो गई यहां तक की चीजें? ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास में लोहागढ़। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ का दुर्ग है हमारे पास में। आपको दिख रहा होगा चारों ओर पानी है इस दुर्ग के। ये वो किला है दोस्तों जो राजस्थान में सबसे अजय दुर्ग माना जाता है, मजबूत किला माना जाता है। ये कैसा किला? मजबूत किला। तो पहली बात तो भरतपुर में है, अजय दुर्ग कहते हैं क्योंकि अंग्रेज भी इसको जीत नहीं पाए थे, लगभग कोई नहीं जीत पाया था इसको, इसलिए अजय दुर्ग है। दुर्ग निर्माण की परंपरा में नवीन और अंतिम दुर्ग है, ये सबसे लास्ट में बना हुआ दुर्ग है। लोग कहते हैं कि मोहनगढ़ का किला आखिर में बना। मुख्य दुर्गों में नाम नहीं आता मोहनगढ़ के किले का। मुख्य दुर्गों में अंतिम दुर्ग कौन सा बना है? कौन सा दुर्ग बना है? लोहागढ़ का किला। वो तो छोटा सा ठीक ठाक सा एक गढ़ है मोहनगढ़, तो ठीक है। सबसे अंतिम दुर्ग और सबसे निम्न स्थल पर बना दुर्ग है। सबसे निम्न स्थल पे बना दुर्ग है और इसको मिट्टी का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिट्टी का किला भी कहते हैं। नींव किसने रखी? खेमकरण जी जाट ने। लेकिन निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जी जाट ने। 1730 से 33 के मध्य इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हुआ। महाराजा सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें होगी। किस प्रकार का दुर्ग है? तो पारीख दुर्ग का सबसे अच्छा उदाहरण है क्योंकि चारों ओर खाई है। अब देखो अजय दुर्ग होने के दो कारण हैं। अजय दुर्ग होने के कितने कारण हैं? दो कारण हैं इसके। पहला तो है इसका दोहरा परकोटा। दोहरा परकोटा। दोहरा परकोटा का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इस प्रकार एक तो ये परकोटा है, इसके अंदर एक और परकोटा है और इसके अंदर बने हैं महल। इसके अंदर क्या बने हुए? महल बने हैं। तो ये दो दीवारें हैं, बीच में, दोनों दीवारों के बीच में 8-10 फीट का गैप है। अगर कोई तोप का गोला जाएगा तो भी अंदर वाले परकोटे तक नहीं पहुंचेगा। बीच में जो मिट्टी भरी गई है उसी मिट्टी के अंदर ही वो क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लोहागढ़ किले के आंतरिक भाग को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता है। आगे समझ में बातें। अजय होने के दो रीजन है। पहला रीजन रहेगा कौन सा? इसका दोहरा परकोटा रहेगा। दूसरा इसका कारण क्या है? इसके चारों ओर की खाई में सुजान गंगा नहर से पानी आता है। मोती झील है भरतपुर में,
कौन सी झील? मोती झील। और मोती झील से नहर निकाल दी सुजान गंगा। सुजान गंगा से खाई को भरेंगे, कौन सी? लोहागढ़ दुर्ग की खाई को भर देंगे। ये चीज आगे समझ में। अजय होने के दो कारण है, घोड़ा लग भी जाए तो भी परकोटा डबल है, सेना अंदर नहीं आ सकती क्योंकि चारों ओर खाई है, खाई में भी क्या भरा गया है? पानी भरा गया है। पानी कहां से आएगा? सुजान गंगा नहर से। और सुजान गंगा में पानी कहां से आएगा? भरतपुर की मोती झील से। होगी? क्लियर है इतनी बातें? करो नोट इसको फटाफट। करो फटाफट, नोट करो। नोट करते टाइम वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद में ये सारी चीजें नोट करने के बाद में फिर दोबारा इसको चला लिया करो, ठीक है ना? हो गया? आगे चलें। शाबाश। देखो यहां तक की चीजें क्लियर है। अब मैं बात करता हूं इसकी कुछ अन्य विशेषताओं की। तो सबसे पहले तो इसके प्रवेश द्वारों की बात करेंगे। एक सबसे मुख्य प्रवेश द्वार है जवाहर बुर्ज, दूसरा है फतेह बुर्ज। दोनों की ही बड़ी खास बात है, दोनों ही चर्चा का विषय है। कारण क्या है? आप सभी को पता होगा मुगल काल में प्रत्येक व्यक्ति मुगलों से भयभीत रहता था, लेकिन इनमें एक आदमी ऐसा हुआ जिसने, राजा का नाम था जवाहर सिंह, और राजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली के शाही खजाने को लूटा और वहां से खजाना तो लूट ही लिया, किवाड़ तक नहीं छोड़े साथियों। अष्ट धातु के किवाड़ लाकर यहाँ पे लगवाए थे महाराजा जवाहर सिंह ने, और इस जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे 1765 में दिल्ली को लूटकर जवाहर सिंह ने, किसने? जवाहर सिंह ने यहां अष्ट धातु के किवाड़ लगवाए। अष्ट धातु के किवाड़ राजस्थान के थे, ये वापस ले आए हैं। कहानी बताऊंगा आपको। फतेह बुर्ज, कौन सा बुर्ज है? फतेह बुर्ज। ये भी बुर्ज बना हुआ है। 1805 में लॉर्ड लेक ने घेरा डाला यहां पे, और लॉर्ड लेक ने जब घेरा डाला और जब इस दुर्ग को जीत नहीं पाया, उस विजय के उपलक्ष्य में यहां पे फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया। तो अंग्रेजों पर फतेह की याद में निर्मित है। 1805 में घेरा डाला था लॉर्ड लेक ने, लेकिन इनको हरा नहीं पाया था, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, और इतना बड़ा पराक्रम था इसीलिए कहा जाता है 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ठीक है, ये कथन जो है ये कौन से दुर्ग से संबंधित आपको मिलेगा? लोहागढ़ दुर्ग। क्योंकि यहाँ पे सिनसिनवार जाट जो ये राजवंश था, इन्होंने अंग्रेजों का डट के मुकाबला किया। अंग्रेजों ने घेरा डाला, बारूद से दीवारों को उड़ाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी इस किले को जीत नहीं पाए। और ये घटना है कब की? 1605 की। और ये गेट बना है, सॉरी 1605 बोल दिया मैंने, 1805 की ये घटना है। और 1808 में इस गेट का निर्माण करवाया गया और घेरा डाला था, या वो घटना है 1805 ईस्वी की। आगे दो मोटी मोटी बात समझ में, 2-3 एक बुर्ज और है। जैसे एक तो इन्होंने अपने गोत्र के नाम से ही बुर्ज का नाम सिनसिनी बुर्ज, एक इनमें था गोकला नाम का जाट, गोकला नाम का जाट था, गोकला बुर्ज। एक इन्होंने बनाया यहां पे कालिका बुर्ज, कौन सा? कालिका बुर्ज। एक बनाया है बरगावली बुर्ज। आगे ना समझ में बातें, तो ये मेन इसके क्या रहेंगे? बुर्ज। ठीक है, और
इनमें साथ में प्रवेश द्वारों के रूप में भी है, साथ में बुर्ज के रूप में भी ये रहेंगे। ठीक है, ये दो मेन गेट भी है और मेन गेट के ऊपर ही बुर्ज बने हुए। यहाँ ये तीन जो चीजें लिखी है मैंने, यहाँ पे गेट नहीं है, केवल ये क्या है, बुर्ज है। ये केवल मात्र क्या रहेंगे, बुर्ज रहेंगे। आगे ना समझ में, करो नोट इनको। इसके बाद में मैं आपको अष्ट धातु के किवाड़ वाली स्टोरी बता दूंगा, बड़ी रोचक कहानी है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा यहाँ। ठीक है, अब देखो इसके बाद में ये आप अलग से नोट करना, एक अलग डब्बे में मैं आपको स्टोरी बता दूं। कहानी है अष्ट धातु किवाड़ की। कौन से किवाड़ की, अष्ट धातु किवाड़ की। और ये जो अष्ट धातु के किवाड़ है, ये थे कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एक इनको कहां ले गया, दिल्ली के जीरी या सीरी किले में। जीरी या कौन से किले में ले गया, सीरी किले में। जीरी किला दिल्ली में। यहां आगे गेट है चित्तौड़गढ़ के। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी गेट को ले गया उखाड़ कर, कहां, जीरी किले में। जीरी किले से शाहजहां इनको लगवाता है लाल किले में। कहां लगवाता है, लाल किले में। लाल किले से ये जो किवाड़ है ये ले आता है जवाहर सिंह, राजा जवाहर सिंह जाट, और कहां ले आता है, भरतपुर में। कहां ले आता है, भरतपुर में। जब चारों तरफ इस प्रकार का माहौल था कि केवल मुगलों से होने वाली लूट से बचा जाए, केवल लोग डिफेंस का ही सोचते थे, उस विकट परिस्थितियों में भी राजा जवाहर सिंह ने देखो कितना अदम्य साहस यहाँ पे दिखाया है। जब कोई नहीं सोच पाया, और तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली के खजाने को लूटा जाए, और राजस्थान के जो किवाड़ थे वो वापस लाके कहाँ लगवाए हैं, राजस्थान में लगवाए हैं। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूं। गोखला जो है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक इनमें राजा हुआ था जिसका नाम है राजा राम। राजा राम नाम का ये जाट था, और इस व्यक्ति ने भी दिल्ली में लूटपाट का प्रयास किया था। कई जगहों लूटपाट में ये सफल भी रहा था। ठीक है, इसने भी ये काम किया। तो ये कुछ वीरतापूर्ण या मतलब रगों में ऐसे उबाल भर देने वाली गाथाएं हैं जो हमें भरतपुर से मिलती है, चित्तौड़गढ़ से भी मिलती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है राजस्थान वीरों की भूमि है। हो गई ना यहां तक की बातें। चलो ये बातें एक्स्ट्रा में बता दी, अलग से नोट रखना इसको। ठीक है, अब बढ़ते हैं और आगे। इसमें गेट करवा दिए, कुछ चीजें करवा दी यहां पे आपको। 1805 में लॉर्ड लेक ने घेरा डाला था, लेकिन भरतपुर को जीतने में असफल रहा। क्या रहा, असफल। ठीक है, कहावत है 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट का 2 छोरा। समझ में आ गई क्या बात आपको? ठीक है, ये चीजें होगी। इसके बाद में देखो एक आधी बात मैं आपको और बता दूं। दर्शनीय स्थल राजेश्वरी माता का मंदिर है। ठीक है, कौन सी माता का? राजेश्वरी माता का यहाँ पे क्या बना है? मंदिर बना है। ठीक है, इसके बाद में
राजस्थान निर्माण का जो पहला जो चरण है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का उद्घाटन भी यही हुआ। कहां पे हुआ? लोहागढ़ दुर्ग में। कहां पे हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में हुआ था। आगे ना चीजें समझ में, ये थी लोहागढ़ दुर्ग की खास बातें। ठीक है, करो इसको नोट। कर लिया नोट? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना बहुत है। बहुत सारी चीजें मैंने बताई आपको। दुर्ग एक ऐसा टॉपिक है कि एक दो दुर्ग बढ़िया तरीके से अच्छे से अपने याद कर लें और उसके बाद में ही अपने कोई भी नेक्स्ट दुर्ग है वो पढ़ना स्टार्ट करें, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, प्रवेश द्वार हैं, दर्शनीय स्थल हैं, वो चीज़ें याद तो रहती है लेकिन वो याद आती है कोई और दुर्ग में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, आराम से पढ़ो। केवल जितना अच्छे से याद हो पाए उतना अच्छे से पढ़ लो और बिल्कुल एकदम अपनी पकड़ मजबूत उस पर बना लें। ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वरना अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी तो कंफ्यूज होने वाली कंडीशन वहाँ पे क्या बनती है? ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर मिलेंगे बहुत सारे नए नए दुर्गों के साथ में, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया रोचक गौरव गाथाओं के साथ में अपने फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।